बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा खास होने जा रहा है। इसके अलावा जो अदर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हुआ, झारखंड बोर्ड हुआ, ये सब जो भी हिंदी मीडियम से जहाँ पर भी पढ़ाई चलती है उनके लिए भी ये सिलेबस रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक नहीं है। हो सकता है एक आध टॉपिक जो है अंतर हो, लेकिन लगभग सिलेबस जो है पूरे देश भर में जो है सभी राज्यों के सिलेबस एक जैसे ही हैं। कुछ में भाषा का फ़र्क हो जाता है और कुछ में एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बस छोटा सा एक अंतर है, बाकी सब के लिए चलेगा। खास तौर पे बिहार बोर्ड वालों के लिए तो है ही, क्योंकि मैं खुद भी बिहार बोर्ड से ही रहा हूँ। 2 साल पहले ही मैंने एग्ज़ाम दिया था 10th क्लास का, और अभी जो है आपके सामने मैं पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। हम लोग एक पूरा सीरीज चला रहे हैं जिससे कि आपको 10th क्लास की तैयारी जो है बेहतर तरीके से करने का एक मौका मिल सके। ठीक है, बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको 3-4 बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है। एक तो आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ते जाना है, ठीक है, पहला काम हुआ ये। और दूसरा काम सिलेबस को रिवाइज करना भी है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे पढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं बनने वाला है। पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो, और साथ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस किसकी करनी है? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अभी से कर देनी है। ठीक है, अभी जुलाई है, ख़त्म होने वाला है, अगस्त जो है आने वाला है। ठीक है, तो हम जो है 15 अगस्त के बाद से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 15 अगस्त से, जिसमें हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसको आंसर लिखना सीखेंगे, कैसे जो है बोर्ड एग्जाम में हमें आंसर करना है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो कितना लिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 2 मार्क्स के लिए ही पूछा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें 10 लाइन लिखने का जरूरत पड़ जाएगा और कुछ में 5 की लाइन लिखने से काम बन जाएगा। तो हमें जो है वो स्ट्रैटेजी समझनी होगी कि कहाँ हमें ज़्यादा लिखना है, कहाँ हमें कम लिखना है। और अगर किसी प्रश्न में कोई बात लिखनी है तो कौन सा बात लिखना चाहिए और उसमें कौन सा बात हमें नहीं लिखना है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले उस सीरीज़ में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इस पहले वाले सीरीज़ में, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब पढ़े हैं अभी तक, और अभी ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में पहला ही चैप्टर शुरू किए हैं, 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं, जिसको आपने हो सकता है अब तक देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो आप जो है सीरीज़ बाय सीरीज़ उसको जो है एक एक करके वीडियो देख सकते हैं, ताकि सारी बातें जो है आपको समझ में आ सके। एक दूसरे के साथ जो है कॉन्सेप्ट्स को आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है महत्वपूर्ण बातें क्या ध्यान में रखनी है अपने पूरे तैयारी के दौरान, कि पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यही 3 काम करना है हमें। ठीक है, यही 3 काम करना है, यही 3 चीज़ बेसिक है। ये 3 काम जो भी करेगा उसका एक बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स ही अच्छे नहीं आएंगे, बल्कि उनके लिए यहाँ पर सीखने का भी मौका मिलेगा कि इन चीज़ों को हम अपने लाइफ में कैसे जो है रिलेवेंट बना सकते हैं, अपने लाइफ में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपके सिलेबस में ऐसी हैं जिसका कोई खास उपयोग जीवन में नहीं होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, लोग कहते हैं कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। पर ये इस क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीज़न है। वैज्ञानिक कारण के साथ साथ ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है। इसका कारण ये है कि जब तक आपके दिमाग पर थोड़ा प्रेशराइज न किया जाए, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग को वो वातावरण मिलना ज़रूरी है जिसमें कि आपका दिमाग जो है वो स्वतंत्र रूप से सोच पाने में, समझ पाने में, समस्याओं को सुलझा पाने की क्षमता जो है विकसित कर ले। ठीक है, तो इस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए ही जो है इस तरीके के सिलेबस जो है तैयार किए गए हैं, ताकि आप मैथमेटिक्स के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाएं, आपका दिमाग
एक्टिव हो जाए, ताकि कभी भी अगर लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसा आए जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो वहाँ पर आप जो है उसको सोच पाओगे, समझ पाओगे कि अगर हम ये फैसला लेते हैं तो हमें आगे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये सब चीज़ का अनुमान आप लगा पाओगे, आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे मैथमेटिक्स में कई बार आपको स्टेप्स ध्यान में रखने होते हैं कि हाँ भाई, अगर यहाँ पर ये स्टेप करता हूँ तो आंसर इस तरीके से आ जाना चाहिए, और अगर स्टेप्स में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि अगर ये स्टेप करते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, सावधानी रखनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सब चीज़ें कभी न कभी जीवन में काम जरूर आएंगी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएंगी। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी चीज़ें जो है हम आपको समझा देंगे, इस बात का विश्वास है मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या है कि अभी ये जो टॉपिक कुछ लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे थे हम, लेकिन किसी का फ़ोन आ गया था जिस वजह से हमें ये रिकॉर्डिंग जो है बंद करना पड़ गया था फिर से। ठीक है, और दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो फिर से एक बार हम इसको समझा दे रहे हैं और आप ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, इससे पहले की बातें हम कुछ बता देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 संसाधन, ज्योग्राफी का। ठीक है, संसाधन की परिभाषा, प्रकार, वर्गीकरण और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले जो है वो क्लब ऑफ रोम में जो है इसकी अगुवाई हुई थी 1968 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1972 ईस्वी में 5 जून को जो है प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। क्या विश्व शिखर सम्मेलन हुआ? उसी में जो है 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और अब ये 1987 वाला हम कल भी बता रहे थे, बट कल जो है बिजली चली गई थी। और ये अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि बिजली की समस्या यहाँ जो है आमतौर पर आ जाती है। अब ये शहर है, पटना शहर में है हम लोग, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली की समस्या आ रही है। पहले क्या होता था कि कभी कभी कटता था, 5 मिनट 2 मिनट के लिए कटता था, कोई खास ज़्यादा देर तक नहीं कटता था। लेकिन पता नहीं क्यों जब से ये 125 यूनिट फ्री देने का वादा किया ना सरकार ने, तब से जो है दिन में भी किसी भी वक्त लाइन कट जाता है, दिन में 4-5 बार जो है कट जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी कटा, आया, कटा, फिर आया और अभी चल रहा है। ठीक है, तो मुझे इस बात की उम्मीद तो मुझे एकदम जोरों से है कि फिर से कभी न कभी ये बीच में कट ही जाएगा। ठीक है, खैर हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ये आज अगर कटा तो फिर हमको भी बुरा लगेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनिए। आगे की चीजें हैं क्या? ब्रुंटलैंड कमीशन, ये 1987 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 1987 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ब्रुंटलैंड कमीशन जो है इसने सबसे पहले जो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दी थी। ठीक है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ब्रुंटलैंड कमीशन ने दिया था। अब ये कमीशन था क्या? तो ये कमीशन था 170 देशों के प्रतिनिधियों का। ठीक है, विश्व के 170 देशों के प्रतिनिधि जो है यहाँ एकत्र हुए थे, एकजुट होकर के जो है पर्यावरण और संसाधनों से संबंधित कुछ संरक्षण संबंधी मुद्दों पर जो है चर्चा कर रहे थे। इसी के बाद जो है उन्होंने एक विचारधारा जो है दिया था जिसका नाम है सतत पोषणीय विकास। आमतौर पर इसको हम लोग सतत विकास भी कह देते हैं। ठीक है, सतत विकास कह देते हैं इसको, निरंतर विकास के नाम से भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, या चक्रीय विकास के नाम से भी कहा जा सकता है, कुछ कुछ किताबों में लिखा होता है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज जो है क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है, इसकी अवधारणा ब्रुंटलैंड कमीशन ने दिया। अब आप ये जान रहे हैं कि संसाधन जो है हमारे पास बहुत काफी मात्रा में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो असीमित है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। संसाधन सीमित है। एक समय ऐसा आएगा जब सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमारे जो भूगोलवेत्ता है और जो संसाधनों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका कहना है, पर्यावरणविद जो भी हैं उनका कहना है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों की जरूरत होगी। ऐसा थोड़ी है कि आज जो है जीवन यापन करने के लिए हमें भोजन की जरूरत है और हमारे आने वाले जो भविष्य की पीढ़ियां होंगी उनको भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है, उनको भी भोजन चाहिए, उनको भी
ईंधन चाहिए, अगर गाड़ी चलाना है या हवाई जहाज में उड़ना है उनको भी ईंधन चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, डीजल चाहिए, ये सब चीज़ें जो चाहिए ही, संसाधन उनके लिए भी जरूरी है। तो सतत विकास की अवधारणा में कहा गया है कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्या, जिसमें भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को जारी रखा जाता है, उसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो क्या है, तो सतत विकास वह प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में विकास की प्रक्रिया को जारी रखा जाता है। ठीक है, ये हुआ सतत विकास की परिभाषा। ठीक है, ताकि जो है हमारी जरूरतें भी आज पूरी होते रही और आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी जो है संसाधन कुछ बचा रहे, वो भी अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। इसके लिए हमने जो है संसाधनों को सतत विकास पर जोर देना शुरू कर दिया। ये कब से जोर देना शुरू किया मेरे प्यारे साथियों, है ना, कब से? 170 देश का ये कमीशन बना था 1987 में, ब्रंटलैंड कमीशन, तभी से। ठीक है, अब देखो इसने बाद में चलकर एक और रिपोर्ट जारी किया, एक और क्या जारी किया? रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट जारी किया, उस रिपोर्ट को कहा गया हमारा साझा भविष्य। उस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया? हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। मतलब ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के विश्व के सभी देशों के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि हमारा भविष्य जो है वो सबकी एकजुटता पर निर्भर करता है। सभी एकजुट होकर जो है संसाधनों के विकास पर ध्यान दें और संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग करें। ये नहीं कि बिना किसी प्लानिंग के साथ संसाधनों का उपयोग किए जा रहे हैं, एकदम अति दोहन करना नहीं है हमें। ठीक है, अति दोहन करेंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा, संसाधनों की हानि होगी और आने वाले समय में हम जो है संसाधनों की कमी की समस्या से जूझ रहे होंगे आने वाली हमारी पीढ़ियां। तो उसके लिए जो है कहा गया कि ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका का जो आने वाला भविष्य है वो भारत के भविष्य से अलग हो जाएगा। नहीं, भविष्य में दोनों को ही संसाधन चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए संसाधन और भारत को भी चाहिए संसाधन विकास करने के लिए, चीन को भी संसाधन चाहिए, रूस को भी संसाधन चाहिए, सबको संसाधन चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है कि रूस, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब भारत से आगे निकल चुके हैं, विकास की स्थिति में आगे हैं वो। ठीक है, ये एक अलग बात है, लेकिन भविष्य में ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को संसाधन की जरूरत नहीं होगी, संसाधन की जरूरत तो उनको भी और हमें भी है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वो लोग कहेंगे कि हम तो विकसित हो चुके हैं, हमको जितना विकास करना था हो चुके हैं, अब तुम लोग विकास करो, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में हमारी संसाधनों की जरूरत सबको रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि सभी देशों को जो है मिलजुल करके संसाधनों के संरक्षण पर काम करना चाहिए, संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और कम से कम मतलब कि समुचित ढंग से इस्तेमाल करें, कम से कम उसकी बर्बादी हो। ठीक है, ये कहने का मतलब था। ठीक है, लेकिन कई सारे देश हैं जैसे कि चीन, ये सब थोड़ा जो है, चीन, अमेरिका, ये सब अपने आप को दादा समझते हैं लोग। अमेरिका तो खैर दादा है ये है, लेकिन बेकार दादा है ये, एकदम खतरनाक और बेकार, शर्म नाम की चीज तो इसमें है नहीं। कई सारी कहानियां हम बताएंगे अमेरिका को लेकर के। हालांकि अमेरिका का इतिहास भी काफी गौरवपूर्ण रहा है, जैसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, वैसे ही अमेरिका की स्वतंत्रता का संग्राम भी काफी ज्यादा शानदार और गौरवपूर्ण रहा है, जिसको आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, बहुत लोगों को याद भी होगा ये सब चीजें। ठीक है, तो बाद में चल के पता नहीं क्या हुआ, अमेरिका कुछ ऐसी नीतियों का अवलंबन करने लगा जिसकी आलोचना पूरी दुनिया ने किया, पूरे विश्व ने किया। यहाँ की अमेरिका की जनता ने भी कई बार इसकी नीतियों का जो है अवमानना करना शुरू कर दिया, आलोचना करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कई सारी कहानियां हम बताएंगे आपको, 10th क्लास में भी इसकी कई सारी कहानियां हैं, इकोनॉमिक्स में भी है, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं आगे और आएगा तो हम बताएंगे आपको आगे और क्या क्या
जो है ये घटियापन जो है करता रहता है। तो देखो चीन के बारे में हम बता देते हैं। ये चीन जो है क्या करता है, चीन से जब पूरी दुनिया से बोला गया ना कि संसाधनों को संरक्षण करिए, चीन कहता है कि भाई संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे तो विकास कैसे करेंगे। अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसको कौन समझाएगा है। चाइना इसे भी पता नहीं, सुनने को तैयार नहीं होता है कुछ हो। सुन बोलने जाओ समझाने जाओ तो कुछ बोल के निकल जाएगा, पता नहीं चलता है कौन सी बोल के निकल गया। जैसे लग रहा होता है जैसे सबसे विद्वान यही लोग हैं, सुनने को तैयार ही नहीं, किसी की बात सुनते ही नहीं। अमेरिका भी इसको समझा रहा होगा, समझेगा नहीं, बोलेगा तुमको जो समझाना था समझा लिया, हमको समझ में नहीं आया, चलो हटो, रास्ता छोड़ो, निकल जाएगा। तो बड़ी खतरनाक है। अब इसका मनमानी देख रहा, मनमानी अगर ये करता रहा इसी तरीके से तो एक समय ऐसा आएगा कि संसाधनों को लेकर के बड़ी किल्लत होगी। और आज ये जो ये पगला जो है ये किसी भी देश पे अपना कब्जा कर रहा है, ताइवान पे अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा है, श्रीलंका पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में अपने पैर फैला रहा है, पाकिस्तान को तो खैर कंगाल कर ही चुका है। ठीक है, भारत के भी कई सारे राज्यों में जो है अतिक्रमण का मामला जो है सामने आता है। ठीक है, जैसे लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में भी कई बार जो है ये सब मामले आए हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मेन ये नहीं है कि हम बहुत बड़े राज्य में, बहुत बड़े क्षेत्र में राज्य करना चाहते हैं, इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद है संसाधन प्राप्त करना। क्या मकसद है? संसाधन प्राप्त करना। ठीक है, जो भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, असम के क्षेत्रों में तेल के खदान है, लद्दाख में आपको पता होना चाहिए, लद्दाख में यूरेनियम का भंडार है। क्या लद्दाख में यूरेनियम का भंडार है, जिसको निकालने की तकनीक आज भारत के पास नहीं है, और अगर है तो काफी महंगी है, और उसको निकालना हमारे लिए इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा कि उसका इस्तेमाल हम विकास में कर भी ले तो फिर भी जो है हम बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते हमने उसको एक संभाव्य संसाधन के तौर पे संचित करके रखा है कि हाँ भाई आने वाले समय में अगर हमारे पास कोई ऐसा तकनीक होता है जो सस्ता हो और आसानी से उसको निकाला जा सकता हो, तब उस यूरेनियम को बाहर निकालेंगे और उसका उपयोग करेंगे। और चाइना की नज़र उसी यूरेनियम पर है, वही यूरेनियम पर है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र उसको नहीं चाहिए, उसको संसाधन चाहिए बाबा। कई बार हम बोल लिए संसाधन चाहिए, ठीक है, इसीलिए वो हमारे सीमाओं में जो है अतिक्रमण करने का प्रयास करता रहता है। अभी कुछ समय पहले तो हद कर दिया, ये हद एक बार नहीं किया है, बहुत बार ऐसा कारनामा वो करता रहा है। कई बार जब वो आधिकारिक नक्शा जारी करता है ना, तो कई बार जो है यूपी, बिहार ये सब को भी जो है अपने राज्य में दिखा देता है कि हाँ भाई ये भी चाइना के अंदर ही है। अब उसको कौन बताने जाए कि बिहारी आदमी अगर एक बार चाइना पे गमछा रख दे तो फिर पूरा चाइना जो है बिहार में आ जाएगा। नहीं, तो किसी दिन रख ही दिया जाएगा, ठीक है, वो रख ही दिया जाएगा, उसको पूरा चाइना जो है बिहार में आ जाएगा। चल ठीक है, तो हालांकि ये काफ़ी मुश्किल काम है और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो हमें ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देती है, एक अलग बात है। खैर चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि चीन जो है वो दूसरे राज्यों पर कब्जा क्यों करना चाहता है ना। वो संसाधन प्राप्त करना चाहता है ताकि वो जो है अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल करके अपने देश का विकास कर सके। तो ये बात हुआ। चलिए अब आगे जो है आपका 1987 का ब्रंटलैंड कमीशन तो हो गया, समझ में आ गया। ब्रंटलैंड कमीशन में क्या बताया गया, क्या ये सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? ब्रंटलैंड कमीशन ने दिया। किसने दिया? ब्रंटलैंड कमीशन ने दिया था सबसे पहले इसकी अवधारणा। और इसके हमारा साझा भविष्य नाम का रिपोर्ट किसने जारी किया? ब्रंटलैंड कमीशन ने जारी किया था। कब जारी किया? 1987 में ही जारी किया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद 1987 में ही एक और जो है एक और सम्मेलन होता है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1987 में ही एक और हुआ था, इसको या तो हम कह देते हैं विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें जो है पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? क्या बोले? ग्लोबल वार्मिंग ना, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस सम्मेलन, इसी का नाम क्या है? ग्रीन हाउस सम्मेलन। ठीक है, ग्रीन हाउस सम्मेलन। इसके पीछे की पूरी कहानी को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। ये कब हुआ था? 1987 में ही हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए क्या हुआ। देखो, ग्रीन हाउस कहने का मतलब होता है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड टर्म है ये। ठीक है, ग्रीन हाउस
इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है इसको पहले समझ लीजिए, फिर ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग समझते हैं। तो ये एक क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत पाई जाती है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत पाई जाती है वो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है पर उसको वापस नहीं जाने देती, उसको धरती से वापस नहीं जाने देती, उसको वातावरण से बाहर जाने ही नहीं देता। जैसे देखो एक चित्र बना के दिखाते हैं, ये जो है आपका अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है, और ये अर्थ का जो है ये वायुमंडल का सरफेस हो गया, क्या वायुमंडल का सरफेस हो गया। यहाँ ये सूरज, ठीक है, ये सूरज बाबा से जो है रोशनी आई इधर, चलो लिख देते हैं, है ना, ये बहुत सारी किरणें जो है इधर आई आपका, ठीक है, वायुमंडल को पार करके जो है ये धरती पर आ गई। अब ये धरती पर से ये टकरा कर वापस जाना चाह रही है लेकिन ये वायुमंडल से बाहर जा ही नहीं पाया, ये इसी में जो है वह टकरा करके रह गया। अब जितना भी किरणें आ रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है जो धरती पर ही रह जा रही। प्रकाश की किरणों के साथ क्या है, उष्मा है, गर्मी है, उष्मा मतलब गर्मी है इसके साथ। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे धरती का जो है तापमान बढ़ रहा है, पूरी धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कहो या कह लो कि सामान्य से अधिक बढ़ रहा है, ठीक है, सामान्य से अधिक बढ़ रहा है। इसी घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, भूतापीकरण कह रहे हैं, क्या भूतापीकरण कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, वैश्विक तापीकरण भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया की एक समस्या जो है बनती जा रही है जिसके कारण जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। आने वाले समय में जो है कई सारे शहर जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं या समुद्र से दूर भी हैं, समुद्र के आसपास है, तो वो पूरा का पूरा शहर जो है समुद्र में समा जाएगा। इसका कारण है कि जितने भी ग्लेशियर हैं पहाड़ों पर, अंटार्कटिका में, ये सब जो है पिघलने लगेगा, ये सब पिघलने लगेगा और पिघल करके पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में ही तो जाएगा, सागरों में ही जाएगा, महासागरों में ही जाएगा और उसका जलस्तर बढ़ेगा और वो जो है एक पूरे शहर को ही डुबा देगा। तो इस तरीके से जो है हमारे भविष्य में ये सब चीज़ें खतरा बनती जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के खतरे को कम करने के लिए जो है कई सारे सम्मेलन हो रहे हैं। इसी क्रम में एक और सम्मेलन हुआ कनाडा में। कहाँ पर हुआ ये सम्मेलन, कनाडा में। कनाडा में ये जो सम्मेलन हुआ ना, इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले गैसों को, 6 ऐसे गैसों को जो है इन्होंने उत्पादन कम करने को बोला, ठीक है। पूरी दुनिया के विकसित और विकासशील देशों से इस कमीशन ने कहा कि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाले गैसों का उत्पादन कम से कम करो। जैसे कुछ का मुख्य नाम हम लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता ही है, इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। इसके अलावा आपका मीथेन गैस हो गया, इससे भी जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। इसके अलावा CFC गैस है ना, CFC गैस और भी कई सारे गैस हैं, ये तीनों जो है प्रमुख है। तो ऐसे ही 6 गैसों के उत्पादन में जो है कम से कम उत्पादन पर जो है जोर दिया जाना है, तो इसका उत्पादन कम करने को कहा गया, ठीक है। इसी में जो है चाइना जो है मना कर दे रहा है, अमेरिका खुद इन चीज़ों को उतना ज़्यादा कम नहीं कर पा रहा है, भारत और दूसरे विकासशील देशों को जो है दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है कम करिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस आपके यहाँ ज़्यादा हो रहा है, कम करिए। अब बताइए ये न्याय संगत है क्या? विकसित देश उत्पादन करे तो ठीक है, हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, हालांकि प्रयास तो सभी की तरफ से होना चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं प्रयास। G20 अभी जो हुआ था G20, इसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है कार्बन की मात्रा को कम करने का प्रयास किया है, सहमति दिया है, बिल्कुल दिया ही है ना। लेकिन इसके बदले में हम लोगों ने क्या मांगा पता है, ठीक है, मोदी जी जो है इनसे भी कहा जा रहा था कि आप जो है CFC गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब का प्रोडक्शन आपके यहाँ ज़्यादा होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप इसको कम करिए। तो इन्होंने एक शर्त रखा कि जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकी लोगों के पास जो है ना तकनीक कम है, वहाँ के काफ़ी हद तक जो है वो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों को आप संसाधन दीजिए, उनको इंटरनेट दीजिए, उनको तकनीक दीजिए ताकि वो विकास करें। इससे क्या हुआ, इससे फायदा भारत को ये हुआ कि अफ्रीका और पूरी दुनिया में जो है ये एक
अपनी मानवता का परिचय देता है, ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत है उसको और ज्यादा फैलाता है, उसमें और ज्यादा विश्वास लोगों को होने लगता है, ठीक है। इससे हमारी छवि जो है वो अच्छी होती है, भारत के प्रति दुनिया का विश्वास जो है बढ़ता है इससे, ठीक है। फिर जाके हम लोगों ने इन पे भी सहमति दिया कि चलो ठीक है हम लोग कम करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा हम लोग का कम करने का। तो इस पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जो है पूरा प्रयास इस पे कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर समझ में आता है ग्रीन हाउस सम्मेलन के जरिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपको चीजें याद क्या क्या रखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा यही याद रखना है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 1987 में हुआ था, इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं, है ना। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले गैसों के उत्पादन को कम करने पर जोर दिया गया था, जिसमें 6 ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले गैसों को पहचान कर उसको उत्पादन कम करने के लिए कहा गया। ये हुआ कहाँ था, तो कनाडा में हुआ था। ये हुआ कहाँ था सम्मेलन, कनाडा में हुआ था, ये सब चीजें। लेकिन आप जब चीजों को पढ़ ही रहे हैं, थ्योरीज खाली पढ़ने से थोड़ी ना होगा, खाली थ्योरीज पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ थोड़ी बैठे हैं, आप यूट्यूब पर आए हैं सिर्फ थ्योरीज पढ़ने के लिए, रट्टा मारने के लिए थोड़ी ना। हमें शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण करना, है ना। इसका क्या उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्ड करना, ठीक है, चरित्र का निर्माण करना। एक तो चरित्र निर्माण करना है और साथ ही साथ क्या है कि हमें जो है विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है शिक्षा, है ना। कभी भी जो है आने वाले समय में हम लोगों को जो नौकरी या कुछ भी अगर चाहिए या रोजगार हम लोग खुद का अपना करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। अब हमारे पास किताबों का ज्ञान है और दुनिया में उसका क्या उपयोग है, लाइफ में उसका क्या उपयोग है, उसको प्रैक्टिकली हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसकी समझ नहीं है, हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो उसका उपयोग क्या करेंगे, वो पोथा बना रहेगा। यही तो शिक्षा का सबसे बड़ा खराबी है ना, कमी है शिक्षा व्यवस्था में। सबसे बड़ी कमी यही है कि अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक जो है रटंत विद्या की तरह है। एक तरीके से जो है स्किल की तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है और रटंत चीजों की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिया गया, रटाने का प्रयास ज्यादा किया गया है, जिससे क्या होता है कि बच्चे बोर होने लगते हैं पढ़ाई में, वो जो है इसमें इंटरेस्ट खो देते हैं और लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जब तक उनको नहीं मिलता है तब तक उनको समझ में आता नहीं, तो उनको लगता है कि ये सब पढ़ाई बेकार चीज़ें हैं, लाइफ में कभी काम आने वाला है नहीं, तो इसमें क्यों पढ़े, उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ आपको पढ़ाएं, कई सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आपके लाइफ से कनेक्ट करने का कोशिश करें, ताकि जो है हम अपने जीवन से अपनी पढ़ाई को जोड़ सके और इसको आगे बढ़ा सके। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम जरूर जो है उसका समाधान अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल हाँ, लाइव क्लासेस भी होती है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन अभी लाइव क्लासेस की संख्या जो है हमने थोड़ी कम कर दी है। इसका कारण भी था, इसका सबसे बड़ा कारण था तो हमारी ऑडियंस और हमारा समय, सबसे बड़ा कारण मेरा समय है, ठीक है। हम जो है अभी एडमिशन लिए हैं बीए में, ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर, इसके बाद हम लोग जो है कॉलेज भी करना है, हम लोगों को खुद का भी पढ़ाई करना है हमको, और आपको भी पढ़ाना है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम खाली यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, हम 2 कोचिंग ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जहाँ से 10th पास किए थे वहाँ और जहाँ से 12th पास किए थे वहाँ भी, दोनों जगह हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो इस वजह से समय मेरे पास बहुत कम होता है, इस वजह से हम रात में लाइव करते थे 9 बजे से 10 बजे तक, तो उसमें बच्चे जो है बहुत कम जुड़ते थे और रिकॉर्डेड सेशन ही देखना पसंद कर रहे थे, ठीक है। कईयों ने कमेंट किया कि आप रिकॉर्ड करके छोड़ दो, हम बाद में उसे देख लेंगे, तो हमें भी ये सुझाव अच्छा लगा। हालांकि एक क्लास अभी भी रोज़ लाइव होगी और वो होगी 8:15 से लेकर के 9 बजे तक, 8:15 से शाम में, है ना, शाम में 8:15 से लेकर के 9 बजे तक जो है ये क्लासेज आपको होंगी, ठीक है। मैथ्स की क्लास होगी, एकदम लाइव क्लास होगी, ठीक है। उसमें स्टेप बाय जो हम आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला चीज है हमारे पास प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी
सम्मेलन। इसके लिए हम थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले लेते हैं ताकि जो है हमको इसमें कई सारा चीज़ जो है आपको तुलना करके बताना है, समझाना है, याद कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके लिए जगह चाहिए, यहाँ पर हमको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो का जो है लाभ उठा सके, ठीक है। और ये चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मेरे लिए भी फायदेमंद होगा, ठीक है। चैनल के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है और चैनल के ग्रोथ में जितना मेरा योगदान रहेगा उससे ज़्यादा योगदान ऑफ कोर्स आपका है, तो आप अपना योगदान जो है हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। क्या है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1992 ईस्वी में। कब से कब तक? तो ये कई दिनों तक चलता रहा था। पहले जगह देख लेते हैं, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो शहर है, वहाँ हुआ था, ठीक है। और कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक हुआ था? तो 3 दिसंबर नहीं है, 3 जून है। क्या है? 3 जून से लेकर के 14 जून तक ये सम्मेलन हुआ था। 14 जून 1992 तक यह सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कब से? 3 जून से लेकर के 14 जून तक ये सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो है क्या निर्णय लिया गया? तो संसाधनों के समुचित विकास के निर्देश दिए गए थे, ठीक है। इसमें कुछ खास मुद्दे थे जैसे विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ये सब चीजें इसमें मुद्दे थे, ठीक है। मुख्य मुद्दे क्या थे इसके? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मुख्य मुद्दे इसके थे ग्लोबल वार्मिंग और इसके अलावा और क्या चीज था? तो आपका जलवायु परिवर्तन इत्यादि, है ना। जलवायु परिवर्तन इत्यादि, ठीक है। ये हो गया। इस पर जो है गहन रूप से मंथन किया गया, चर्चा की गई और कुछ उद्देश्य तय किए गए। उद्देश्यों के बारे में खास बातें नहीं की है, पर ये जरूर तय किया गया कि पहले भी जो चीजें हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले गैसों के उत्पादन को कम करना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना, उस पर अधिक से अधिक और ज्यादा जोर दिया जाए। इसमें लगभग पता है 170 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 170 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और इसके बाद 5 साल बाद, ठीक है, इसी की समीक्षा के लिए, मतलब इसके जो उद्देश्य बनाए गए थे, इसमें जो टास्क सभी देशों को मिले थे, इसमें अमेरिका को कुछ टास्क दे दिया गया, रूस को दिया कुछ टास्क कि तुम ये करो, तुम वो करो, है ना, इतना काम तुम करो, तो ये टास्क दिया जाता है इस समय, ठीक है। तो किसने कितना टास्क पूरा किया है और ग्लोबली पूरे विश्व ने इस उद्देश्य को कितने स्तर तक सफल बनाया है, इसकी समीक्षा के लिए ठीक इसके 5 साल बाद, कब? ठीक इसके 5 साल बाद जो है फिर से सम्मेलन होता है ना। इसका नाम हम लोग रखते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। 5 साल बाद हुआ था। उससे पहले एक और बात है आपका यहाँ पर देखो, इसी में जो है एक और बात, इसी में है ना, इसमें 21 मुद्दे उठाए गए थे। इसमें कितने मुद्दे उठाए गए थे? 21 मुद्दे, है ना। तो आपको इसमें पूछता है एजेंडा 21, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21। कार्यक्रम 21 से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे बताइएगा? आप कहिएगा कि 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में 170 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, उसमें विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन इत्यादि
जैसे अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श करके उनके उत्पादन को कम करने का प्रयास किया गया था, जिसमें लगभग 21 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए गए थे, जिसके लिए 21 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए गए थे। उसी को एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब कार्यक्रम 21 जो बना है तो इसके लिए अब पैसे भी खर्च होंगे, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पैसे भी खर्च होंगे ना, है ना। अधिकारियों को पैसा भी देना होगा, वेतन देना होगा, सैलरी देना होगा, ये सब चीज। तो इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए सभी देशों ने मिलकर के एक बैंक का स्थापना किया, एक कोष का स्थापना किया, जिसका नाम पड़ा विश्व पर्यावरण कोष। ठीक है, विश्व पर्यावरण कोष किधर है, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई। इसके खर्चों का वहन करने के लिए क्या हुआ, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। चलो, इसके 5 साल बाद 1997 में जो है एक दूसरे शहर में, कहा, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, है ना। कहाँ हुआ था ये, न्यूयॉर्क में। ठीक है, बहुत अच्छा है, न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में, 23 जून से लेकर 27 जून तक। ठीक है, ये दूसरा हुआ था आपका 23 जून से लेकर के 27 जून तक 1997 में, है ना, 1997 में। इसका नाम हम लोग क्या दिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, या इसको एक और नाम से जाना गया क्योंकि ये 5 साल बाद हुआ था ना, ये 5 साल बाद हुआ था, और ये जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कार्यों के विकास की समीक्षा के उद्देश्य से हुआ था, इसीलिए इसको +5 कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, यानी +5 सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जो 1997 में हुआ था, 23 जून से लेकर के 27 जून तक हुआ था। इसमें कोई खास बात नहीं था, है ना, जो इसमें उद्देश्य तय किया गया था इसी की समीक्षा के लिए ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन याद रखना है आपको, फिर 5 साल बाद। ठीक है, फिर इसके 5 साल बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, है ना। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 2002 ईस्वी में। इसमें कितने देश जो है शामिल हुए थे, तो इसमें जो है लगभग जो है आपका 125 विश्व के विभिन्न देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे, और इसमें भी जो है उद्देश्य कई सारे तैयार किए गए, लेकिन सभी की सहमति न बन पाने के कारण ये जो है स्थगित हो गया। इसमें जो है पुनः वार्ता के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये हुआ कब था, 2002 में हुआ था, 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक। कब से कब तक, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक। और ये अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के, है ना, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में ये हुआ था, जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। ठीक है, ठीक, कब से कब तक, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक। ठीक है, इतना याद कर लेना है। ठीक है, ये सब चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको जो है काफी दिन हो गए हैं ये सब चीज पढ़े हुए, जिस वजह से हम इसमें कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो इसको हम देख ले रहे हैं, नहीं तो बाकी सब चीज हम काफी हद तक बिना देखे पढ़ाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी हमको लगेगा कि कुछ देख लेना है तो वहाँ पर हम देख लिया करेंगे ऐसे ही, क्योंकि कोई ईयर वगैरह अगर कहीं हम आगे पीछे लिख दिए, गलत लिख दिए, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा आपको। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको सही चीज़ बताएं, इसलिए देख ले रहे हैं, और इससे मेरा भी फायदा है कि जो चीज़ें हम भूल रहे हैं वो हमको रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको जो केवल याद है वही चीज़ बता के निकल लेंगे, नहीं, हमको जो चीज़ लगेगा कि भूल रहे हैं वो चीज़ हम किताब से या कॉपी से देख कर पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यही सब चीज़ है, पहले चैप्टर में यहीं तक था। ठीक है, और इसके साथ आपका जो है ये चैप्टर
खत्म होता है। अच्छा, इसमें भारतीय भवन में एक चीज और नहीं दिया है, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में शायद नहीं दिया है। ठीक है, 1997 में ही हुआ था क्योटो सम्मेलन। ठीक है, 1997 में ही एक और सम्मेलन हुआ था जापान के शहर में, है ना। जापान का एक शहर है कौन सा, क्योटो, है ना। जापान का एक शहर है क्योटो, है ना। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें दिया होना चाहिए कहीं पे, तो दिया ही होगा, इसमें अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, यही कहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लगभग जो है कह सकते हैं कि इसमें लगभग जो है ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर ही हुआ था, फोकस था। और 159 देश के प्रतिनिधियों ने जो है इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, कितने देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, 159 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और इन्होंने जो है क्योटो सम्मेलन किया था। कब हुआ था क्योटो सम्मेलन, 1997 में जापान के क्योटो शहर में 159 देशों के प्रतिनिधियों के साथ में। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें दिया तो है ही है। ठीक है, इसमें बिल्कुल दिया ही है, ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित था। और ये 1987 के मॉन्ट्रियल ग्रीन हाउस सम्मेलन के उद्देश्यों को विस्तार करना चाहता था। ठीक है, ये क्या था, ये किसका 1997 में जो क्योटो सम्मेलन हुआ वो किस योजना का विस्तार था। 1987 में एक मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ था, पहले भी 1987 में मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था, ग्रीन हाउस कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन। ठीक है, तो उसी के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जापान में 1997 में क्योटो शहर में 159 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, क्योटो सम्मेलन में। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। हम आपको सतत पोषणीय विकास भी बता चुके हैं। ठीक है, सतत पोषणीय विकास भी बता चुके हैं। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव हमको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। 1972 में एक पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, है ना, उसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, क्या 1972 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा, ये कब प्रकाशित हुआ था, 1972 में। ठीक है, इसके साथ पहला चैप्टर जो है आपका पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बनाइएगा आप, और इसको अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे चेक कराएं तो इसके लिए हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हम आपको यहाँ पर लिख करके दे रहे हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें जो है पीडीएफ बना करके, अपने आंसर्स के पीडीएफ बना करके जो है भेजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी सुझाव की जरूरत होगी वो आपको उसमें रिटन फॉर्मेट में ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना तक हम लोग आज के लिए रहने देते हैं। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, मानवकृत संसाधनों के नाम लिखे, किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखने। ठीक है, मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा आप बताइएगा कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद आप परिभाषा दीजिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। परिभाषा नहीं, मतलब इसके बारे में लिखना है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पर टिप्पणी करें। ठीक है, ये सब अभी जो हम तीनों क्वेश्चन बोले हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप जो है 50, 70 शब्द या 80 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 100 के नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें शब्दों की संख्या। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बनाइएगा। ठीक है, और एक लॉन्ग का भी हम आपको उदाहरण एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों के वर्गीकरण को समझाएं। ठीक है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों के वर्गीकरण को समझाएं। ये आपका होमवर्क रहा लॉन्ग का। ठीक है, इसको लिखिएगा, पीडीएफ बना करके आप यहाँ भेज सकते हैं। फिर हम आपको देख लेंगे कि कैसे आप बनाएं, फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय के अपडेट्स के नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।
जय हिंद।